गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, ये टॉपिक हम पहले शुरू कर चुके हैं और इसका एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस सेकंड वीडियो में जो फीचर्स शेष रह गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, जो मुख्य विशेषताएं हैं ब्रिटिश संविधान की, वो है विकसित संविधान, लिखित संविधान, एकात्मक संविधान, लचीला संविधान, पैतृक तथा सीमित राजतंत्र, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है, संसदीय शासन प्रणाली, संसद की सर्वोच्चता, मिश्रित संविधान, विधि का शासन, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ये सारी विशेषताएं हैं ब्रिटिश संविधान की। इससे पहले वाले वीडियो में हम कुछ विशेषताओं का विश्लेषण कर चुके थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट शुरू कर। ब्रिटिश संविधान पैतृक सिद्धांत यानी आनुवंशिकता के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रिटिश प्रधानतः रूढ़िवादी हैं और इस कारण वो अपने प्राचीन संस्थाओं के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और उनके यहाँ पर जो सम्राट का पद है वो आनुवांशिक सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ तक कि लॉर्ड सभा के जो अधिकांश सदस्य हैं वो भी आनुवांशिक पीयर या सामंत है। तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश जो शासन है वो प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक होते हुए भी यहाँ पर हम आनुवांशिक या पैतृक सिद्धांत को देखते हैं और ये सम्राट, जैसा कि मैंने कहा, सम्राट और लॉर्ड सभा में परिलक्षित होता है। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि गौरवपूर्ण क्रांति के बाद यहाँ पर सीमित राजतंत्र स्थापित हो गया। सम्राट की शक्तियां सीमित हो गई और अब वह नाम मात्र का सम्राट है। आज के दिन ब्रिटिश सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग उनके मंत्री करते हैं और देखा जाए तो सम्राट के पास व्यवहार में सिर्फ 3 ही शक्तियां बची हैं: सलाह देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार और प्रोत्साहित करने का अधिकार। ब्रिटेन के संविधान में, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म की चर्चा नहीं की गई है। ये धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो सभी नागरिकों को प्राप्त है। यानी कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन में ये आवश्यक है कि वहाँ का जो राजा या रानी वो प्रोटेस्टेंट ईसाई हो, यानी धर्म पर वो अटक गए हैं। वो उन्होंने क्रिश्चियनिटी के प्रोटेस्टेंट रिलीजन को ही माना है और ये कहा कि जो राजा होगा उसे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन होना होगा। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जहाँ सिटीजन्स को, आम नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता उपलब्ध है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी सेक्युलरिज्म वर्ड, धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं की गई है। अब नेक्स्ट विशेषता के बारे में बात करें।
ब्रिटिश ब्रिटिश संविधान की अगली विशेषता है कि वो मिश्रित संविधान है। इस संविधान में राजतंत्रीय और प्रजातंत्रीय दोनों सिद्धांतों का सम्मिश्रण, अद्भुत सम्मिश्रण प्राप्त है। ऑग, जो लेखक हैं, वो ये कहते हैं कि ब्रिटेन में राज्य व्यवस्था शुद्ध सैद्धांतिक रूप से निरंकुश राजतंत्र है, बाह्य स्वरूप में सीमाबद्ध वैधानिक राजतंत्र है और वास्तविक स्वरूप में प्रजातंत्रात्मक गणराज्य है। इस कथन को आप ध्यान से सुनिए कि ब्रिटेन में तीनों ही चीजें, कि वो सैद्धांतिक रूप में, इन प्रिंसिपल सिद्धांत के रूप में ऐसा लगता है कि ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है, राजा जो चाहे कर सकता है। और बाहर का जो स्वरूप है उसको अगर हम देखते हैं, जो वैधानिक राजतंत्र जैसा प्रतीत होता है, यानी जो
राजतंत्र है वो वैधानिक रूप से शक्ति उसके पास उसे मिली हुई है और वो वैधानिक राजतंत्र सा लगता है। लेकिन व्यवहार में वास्तविकता में ये एक प्रजातंत्रात्मक गणराज्य है। आप शब्द गणराज्य इज अ प्लेस, गणराज्य यानी रिपब्लिक, जहां पर जो शासन प्रमुख होता है वो इलेक्टेड होता है, चयनित होता है। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में जो शासन प्रमुख है वो है राजा या रानी, जो कि वंशानुगत पद्धति से आ रहा है, वो चुना हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी ऑग कह रहे हैं कि वास्तविकता में जो स्वरूप है वो प्रजातंत्रात्मक गणराज्य जैसा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र जिस प्रकार चल रहा है, जिस तरह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो चयनित प्रतिनिधि हैं, वो जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से उत्तरदायित्व का निर्वाह हो रहा है, जैसे जो राइट्स मिले हुए हैं लोगों को, जिस तरह से जो पूरा सिस्टम चल रहा है, वो प्रजातंत्रात्मक गणराज्य जैसा है। यहाँ पर सामंती तत्व लॉर्ड सभा के रूप में दिखाई देता है, प्रजातंत्रीय तत्व लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स में दिखता है। और हम ये देखते हैं कि राजतंत्र और प्रजातंत्र दोनों का एक अद्भुत सम्मिश्रण इस संविधान में है। ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक और प्रजातंत्रात्मक प्रणाली का सम्मिश्रण है। और ऐसा प्रतीत, जैसा अगर हम वैधानिक दृष्टि में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे राजा के पास सारी शक्तियां हैं और जो राजा कहेगा उसी के अनुसार सारे कार्य होंगे। लेकिन वास्तव में यहाँ पर विधि का शासन है। विधि का शासन मतलब कि यहाँ का जो शासन है, वहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसके अनुसार चलता है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा अनुसार नहीं चलता है। सारी जनता, सारे लोग कानून के अधीन है। कानून के ऊपर कोई नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रानी नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं। ब्रिटिश संविधान में विधि शासन के संबंध में डाइसी की व्याख्या को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। विधि का शासन, ये एक और विशेषता है ब्रिटिश संविधान की। विधि अथवा कानून के शासन से नॉर्मली ये समझा जाता है कि किसी भी देश में जो शासन है वो वहाँ के कानून के अनुसार चल रहा है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। पर कानून के शासन का अंग्रेजी संविधान में विशिष्ट अर्थ है। डाइसी ने कानून के शासन के विषय में 3 मुख्य बातों पर प्रकाश डाला है। पहला, व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है और किसी बात के लिए नहीं। यानी अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा तभी सजा मिलेगा, अन्यथा नहीं। द्वितीय, कानूनी समानता, यानी सभी वर्ग, हर व्यक्ति, हर इंसान कानून के सामने बराबर है और उन सभी को किसी कारणवश अगर सजा मिल रही है तो साधारण जो न्यायालय है उनको सजा दे सकता है, वो सब उस कानून के अधीन है। तीसरा, लोगों के अधिकार व उनकी स्वतंत्रता के रूप का निरूपण स्वयं उन न्यायिक निर्णयों द्वारा होता है जो कानून के शासन व संविधान के अभिन्न अंग बन गए हैं। यानी जो
लोगों को अधिकार मिले हैं, जो उनको स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई है, वो न्यायिक निर्णयों से मिली हुई है। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में बात कर रहे हैं हम। न्यायिक निर्णयों से मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल डिसीजन से मिले हैं, जो कानून के शासन यानी विधि के शासन और संविधान के अभिन्न अंग बन गए हैं। ये जो विधि के शासन की जो सर्वोच्चता है या विधि के शासन की जो इम्पोर्टेंस है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, डाइसी ने इस पर विशेष रूप से बल दिया है। डाइसी ने विधि के शासन को लक्ष्य करते हुए ही कहा है कि विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य सिपाही और कर संग्रह करने वाला अधिकारी तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार से उत्तरदायी हैं जैसे कोई अन्य सामान्य नागरिक। यानी सब कानून के समक्ष बराबर और सबके लिए कानून बराबर। विधि का शासन एक प्रमुख विशेषता है ब्रिटिश संविधान की। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में बहुत ज्यादा अंतर है। इसी संदर्भ में प्रोफेसर मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान की यह अद्भुत विशेषता है कि यह जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ऑगवर्जिंक कहते हैं, सभी शासनों में सिद्धांत और व्यवहार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, परंतु जिस प्रकार यह अंतर ब्रिटिश शासन व्यवस्था का ताना बाना बना हुआ है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। इन दोनों सेंटेंसेस से, इन दोनों वाक्यों से स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर है। इतना अंतर है कि वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं और जैसा है वैसा दिखता नहीं है। हम ये मानते हैं कि सिद्धांत में और व्यवहार में सभी जगह, प्रायः सभी जगह अंतर होता है। जो संविधान का जो स्वरूप सिद्धांतः मौलिक रूप में होता है, उसको जब व्यवहार में जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उसमें काफ़ी अंतर होता है। लेकिन ये अंतर सब जगह होते हुए भी ऐसा अंतर नहीं होता जैसा कि ब्रिटिश संविधान में। इसलिए ऑगवर्जिंक कहते हैं कि ये अंतर इतनी ज़्यादा बड़ी विशेषता बन गई है कि वो ताना बाना बना हुआ है पूरी शासन व्यवस्था का मूल बना हुआ है। और ये ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार में ये अंतर किसी एक जगह पर नहीं, किसी एक पॉइंट पर या किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों में दिखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिद्धांतः ब्रिटेन निरंकुश राजतंत्र है, यानी शासन का जो सारा कार्य है, शासन की जो सारी शक्तियां हैं, वो राजा की है। राजा के नाम से, राजा के मोहर लगाने पर ही होता है। परंतु व्यवहार में राजा एक कठपुतली से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बेजहॉट इसी संदर्भ में कहते हैं कि यदि संसद के दोनों सदन उसके मृत्यु आदेश को पारित कर उसके पास भेज दें तो उस पर भी उससे हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तब राजा की स्थिति ये है, जबकि सिद्धांत में ये लगता है कि राजा सर्वोपरि है, राजा ही सारी शक्तियों का स्रोत है, सारी कानून व्यवस्था उसी के नाम से चलती है। मुनरो ने ठीक ही लिखा है कि राजा निरंकुश शक्ति का केवल प्रतीक बना हुआ है, सिर्फ एक सिंबल है, प्रतीक है, यद्यपि शक्ति का सारा सार उसे प्राप्त नहीं है। ये सारी शक्तियां किसको प्राप्त हैं? मंत्रिमंडल को। फिर हम बात करते हैं और ये जो सिद्धांत और व्यवहार में जो अंतर है वो देखा जा सकता है
संसद और मंत्रिमंडल के पारस्परिक संबंधों में। सिद्धांतः ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है, यानी प्रिंसिपल, एज ए प्रिंसिपल जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है। लेकिन डीलोंग ने कहा कि ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त कुछ भी कर सकती है। संसद की जो शक्तियां हैं वो इतनी विस्तृत हैं, इतनी प्रगाढ़ हैं, इतनी ज्यादा हैं, परंतु व्यवहार में कॉमन सभा तो केवल आलोचना का मंच है, क्योंकि मंत्रिमंडल संसद का उत्पादन है, लेकिन उसे इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह अपने उत्पादनकर्ताओं को भी समाप्त कर सकता है। यानी जिस संसद को सर्वोच्च कहा जा रहा है, जिस संसद को ये कहा जा रहा है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सभी कुछ कर सकता है, वो वास्तव में वो केवल एक ऐसा मंच बना है जो डिस्कशन या आलोचना का मंच बना हुआ है। क्योंकि कॉमन सभा जिसको हम हमारे यहाँ लोकसभा कहते हैं, उनके वहाँ पर वो हाउस ऑफ कॉमन्स है, कॉमन सभा जहाँ है, जहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो चुनकर आए हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, उसको हम कॉमन सभा कहते हैं, जो लोअर हाउस है। वो जो कॉमन सभा है केवल आलोचना करने का सेंटर बना हुआ है। वास्तविक जो सारी शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल के पास है, जबकि इसी संसद से की मेंबरशिप, इसी संसद के सदस्य हैं वो सारे मंत्रिमंडल के सदस्य, जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं वो सारे कॉमन सभा के सदस्य हैं और वो उत्तरदायी हैं संसद के प्रति। लेकिन जो पावर्स हैं, व्यवहारिक रूप में सारी शक्तियां, सारा जो संसद का निचोड़ है वो मंत्रिमंडल के पास होता है। फिर एक और बिंदु पर हम देख सकते हैं इस सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। सैद्धांतिक रूप में इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है, जिससे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड में संपूर्ण शासन सत्ता का केंद्रीकरण है, परंतु व्यवहार में वहां शक्ति का पर्याप्त विकेंद्रीकरण है। स्थानीय स्तर पर वहां पूर्ण स्वशासन है, मतलब एकात्मक शासन होते हुए भी जो स्थानीय प्रशासन है वो बहुत हद तक स्वशासित है। सिद्धांत में लॉर्ड सभा के पास सर्वोच्च न्यायिक शक्ति है और वह अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है, परंतु वास्तव में न्याय संबंधी कार्य कानूनी लॉर्डों द्वारा ही संपादित किया जाता है। जो लॉर्ड्स है वही लोग करते हैं। लॉर्ड सभा जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो नामात्र की ही संस्था रह जाती है। इसके अलावा अवरोध व संतुलन के लिए स्थान, ये एक विशेषता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। ब्रिटेन का जो संविधान है वो नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, थियरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। यहाँ पर किसी भी शक्ति को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक शक्ति पर दूसरी शक्ति का नियंत्रण है। जो तीन हिस्से हैं किसी भी गवर्नमेंट के, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन तीनों के अपने अपने स्पेसिफिक रोल्स हैं, सबके अपने अपने कार्य निर्धारित है। लेकिन हम जब ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, इस संविधान को पढ़ेंगे, तो ये पाएंगे कि यहाँ पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों में ही
अपने अपने रोल्स को लेके थोड़ा इंटरफेरेंस है एक दूसरे में, और लेकिन इससे बैलेंस भी बना हुआ है। उदाहरणतः संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन पारित कर सकता है नियम, परंतु उसे लागू करने के लिए सम्राट की स्वीकृति आवश्यक है। यानी संसद, जो कि व्यवस्थापिका है, कानून निर्माणकारी संस्था है, उसके कानून निर्माण की व्यवस्था में किसकी आवश्यकता पड़ रही है? सम्राट की स्वीकृति की। सम्राट कौन? कार्यपालिका। यानी हम क्या देख रहे हैं? व्यवस्थापिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप। इसी प्रकार सम्राट की कोई भी आज्ञा तब तक कानूनन मान्य नहीं होती जब तक कि उस पर किसी मंत्री के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। इसी तरह जहां मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है, वहां प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह सम्राट से कहकर लोक सदन को भंग कर सकता है। यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि कार्यपालिका के जो फंक्शन हैं, जो शक्तियां हैं, उसमें हस्तक्षेप है व्यवस्थापिका का, और व्यवस्थापिका के ऊपर कंट्रोल है कार्यपालिका का। कैसे? व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी है, यानी मंत्रिमंडल तभी तक शासन कर सकता है जब तक कि उसे विश्वास मत प्राप्त हो संसद का। जैसे ही वो विश्वास खोता है, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन वही मंत्रिमंडल सामूहिक तौर पर संसद के प्रति उत्तरदायी होते हुए उनका प्रधानमंत्री सम्राट से कहकर, सम्राट से रिक्वेस्ट करके लोक सदन को भंग कर सकता है, यानी लोकसभा को भंग कर सकता है। मतलब संसद प्रैक्टिकली जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट जब हम बोलते हैं, तो संसद में सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा होता है वो लोअर हाउस, लोअर चैम्बर यानी लोक सदन होता है। तो लोक सदन को भंग करवा सकता है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का रोल है, क्योंकि वो कार्यपालिका द्वारा नियुक्त होते हैं। लेकिन जब वो नियुक्त हो जाते हैं तो उनका पद स्थायी है, उनको अपने पद से कोई नहीं हटा सकता। इस प्रकार शासन के प्रत्येक अंग पर दूसरे अंग का किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण है। ये विशेषता है ब्रिटिश संविधान की। ब्रिटेन के संविधान के विकास की हमने चर्चा की, और ब्रिटेन के जो संविधान है उसकी विशेषताएं क्या है, ऐसी खास बातें जो वो अन्य संविधानों से उसको अलग करती है, इन सब की चर्चा हमने की। इन सब विशेषताओं को समझने के बाद हमें ब्रिटेन के संविधान के बारे में मोटे तौर पर यह आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन टॉकिंग अबाउट। इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।